स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाना था। एसी करंट के बारे में हम लोग जाने थे कि एसी करंट जो प्रोपागेट करता है वो साइन वेव बनाते हुए या फिर कोसाइन वेव बनाते हुए इस तरह से हमारा एसी करंट फ्लो करता है। नहीं, फिर हम लोगों ने जाना था कि एसी करंट का वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको पता करना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको इस पॉइंट पर पता करना हो कि यहाँ पर एसी करंट का वैल्यू कितना है, तो इस पॉइंट पर एसी करंट के वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं, तो इस फार्मूला की सहायता से हम लोग किसी भी पॉइंट पर जहाँ भी हम चाहें उस पॉइंट पर हम लोग करंट के वैल्यू का पता लगा सकते हैं। नहीं, या फिर ईएमएफ के वैल्यू का पता लगा सकते हैं। इसी तरह हम लोग फार्मूला देखे थे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर हम लोग कोसाइन वेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोसाइन वेव में अगर हमको यूज़ करना हो तो वहाँ पर साइन के जगह पर हम लोग बस कॉस का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन आप लोगों ने जाना था कि वैसा करंट जिसका वैल्यू हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होते रहता है। जैसे अगर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो करंट का वैल्यू कुछ और है और डायरेक्शन इधर है। इस पॉइंट पर देखें तो करंट का वैल्यू कुछ और है और डायरेक्शन इधर है। मतलब करंट, मान लीजिए कि एक वायर में जो भी करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर जो भी है, मान लेते हैं 5 एम्पियर। इस करंट के मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। इसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं। हम लोग अभी लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो 5 एम्पियर, और इससे कम यहाँ पर शुरू में कितना होता है, 0 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर करते हुए सबसे ज़्यादा 5 एम्पियर, फिर 4, 3, 2, 1, फिर 0, और फिर -1, -2 करते हुए -5, नीचे -5 एम्पियर, और फिर बढ़ते हुए 0 हो जाएगा और फिर बढ़ते हुए 5 तक पहुँच जाएगा। नहीं, इसी तरह से हमारा साइकिल चलते रहता है। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का अगर वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करना चाहे तो इसके लिए फार्मूला आप बिल्कुल बेशक बता सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर अगर हम ईएमएफ पता करना चाहे तो ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप 11th के बात को थोड़ा सा याद कीजिए। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना चाहते हो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसका क्या कहना है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो कर रहा है, जो एसी करंट फ्लो कर रहा है, उस एसी करंट के वैल्यू को अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, किसी एक खास बिंदु पर देखें, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। मतलब यहाँ जो फार्मूला, यहाँ करंट के वैल्यू को मापने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी भी पॉइंट के लिए यह वैलिड है। नहीं, तो जिस पॉइंट के लिए हम पता करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के करंट के वैल्यू को बताएगा। मतलब उस पॉइंट पर करंट का वैल्यू कितना है ये मेजर करता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। नहीं, तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसी को डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग आज जो पढ़ना है उसको देखते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आसान भी है, बस कैलकुलेशन है। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। हमको सबसे पहले इसमें जो यूज करना है वो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट, जिसका वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, I इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू आप जानते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, सबसे पहला काम। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनीशन को रिमाइंड करें जो आप पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन आप पढ़े थे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। नहीं, जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें जो टाइम के साथ चेंजेस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो सीधे करंट। तो अगर करंट के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम देखें
तो आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, ये है हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारा और इक्वेशन 2 दोनों की अगर LHS को हम ऑब्जर्व करें तो इसका भी LHS है आई और इसका भी LHS है आई, मतलब दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो दोनों इक्वेशन का RHS भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो दोनों के RHS को अगर हम सेम करें, हम लोग यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि RHS सेम है। तो सेकेंड इक्वेशन का RHS है डी क्यू बाई डी टी, तो हम लोग पहले लिख लिए हैं डी क्यू बाई डी टी, और फर्स्ट इक्वेशन का RHS है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए हैं। मतलब डी क्यू इक्वल टू हो गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू को पता करना है। यहाँ जो हम लोग हेडिंग दी है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आप जानते हैं हम लोग पढ़े हैं पहले, क्या पढ़े हैं कि जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट उसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता है। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर ऐसे घटते हुए 0 हो गया, फिर -1 -2 -3 -5, इस तरह से करते हुए बढ़ेगा। जरूरी नहीं, हम एक रेफरेंस 5 एम्पियर ले रहे हैं, अगर 20 एम्पियर हो तो बढ़ते हुए 20 हो जाएगा, फिर घटते हुए 0 हो जाएगा, फिर घटते हुए -20 हो जाएगा, फिर बढ़ते हुए 0 हो जाएगा, फिर बढ़ते हुए +20 एम्पियर हो जाएगा। तो जितना भी करंट का वैल्यू हो वो चेंज हो रहा होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, वो एवरेज वैल्यू हमारा उद्देश्य है पता करना, किसका, करंट का। तो वो पता करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग देखें कि यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी टी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी ये जाकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो डी टी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने से डी टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने से हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ज का छोटा सा वैल्यू है डी क्यू, नहीं तो टोटल चार्ज का वैल्यू हम पता करना चाहे तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और जो इंटीग्रेशन करेंगे आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हम लोग एक लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 साइकिल, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से और फिर 0 पर पहुँच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 साइकिल। और अगर देखा जाए तो जो इसका आधा साइकिल है वैसा ही फिर अगला भी आधा साइकिल है, नहीं तो हम लोग जो भी वैल्यू पता करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए पता करेंगे। हम लोग जो भी वैल्यू देख रहे हैं वो वैल्यू हम लोग सिर्फ किसके लिए देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, सिर्फ और सिर्फ आधा साइकिल के लिए देखेंगे। तो वहाँ पर हम लोग मेंशन किए हैं नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द टोटल करेंट फॉर हाफ साइकिल इन टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t/2। यहाँ जो हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं टोटल करंट के वैल्यू को पता करने के लिए हाफ साइकिल में, तो हाफ साइकिल में टाइम 0 से शुरू होगा, मान लेते हैं कि टोटल टाइम t है, तो यहाँ पर हाफ साइकिल के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t/2, मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगा t/2। इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन में, नहीं तो इंटीग्रेशन अगर हम दोनों तरफ करें तो इधर हमारे पास है इंटीग्रेशन डी क्यू और इधर है इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो अब इधर जो हमारा वेरिएबल है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t/2, क्योंकि हम लोग हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है q, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है q। और इधर आप खुद से भी सोच सकते हैं कि वेरिएबल कौन होता है, जो डी के दाहिनी तरफ होता है, तो डी की दाहिनी तरफ t है, मतलब वेरिएबल t है, मतलब इधर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा। और आई नॉट क्या है, कांस्टेंट, आई नॉट को हम लोग क्या करेंगे, तो बाहर निकाल देंगे। अब देखा जाए तो डी क्यू में से डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया हमारा q, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया q, और आई नॉट कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, और अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट है 0 से लेकर t/2 तक, नहीं हाफ साइकिल के लिए। अब अब q इक्वल टू हम वैल्यू देखें, q इक्वल टू, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप अगर इंटीग्रेशन ध्यान में हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखना है, जो वेरिएबल के बगल में हो, वेरिएबल के बगल में कौन है, वेरिएबल के बगल में है ओमेगा, वेरिएबल के बगल में कौन है, वेरिएबल के बगल में है ओमेगा, नहीं
तो वेरिएबल के बगल में जो टर्म होता है, इस टर्म को हम लोग नीचे डिवाइड करके लिखते हैं। इस ओमेगा को हम लोग नीचे डिवाइड करके लिखेंगे। तो ओमेगा को नीचे डिवाइड किया जाए यहाँ पर, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ओमेगा, उसको हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ और होता, मान लीजिए कि 4 पाई होता, तो हम लोग 4 पाई से डिवाइड करते। वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब वेरिएबल यहाँ टी है, इस टी का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई नॉट और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और लिमिट है 0 से लेकर t/2 तक। ठीक, तो अब इस ओमेगा को हम लोग बाहर करें और आई नॉट को हम इधर बाहर ला दें, तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हमारा 0 से लेकर t/2 तक। अब आप जानते हैं कि हम लोग पहले जो अपर लिमिट होता है उसको वेरिएबल के जगह पर डालते हैं। तो अपर लिमिट कितना है, t/2, इसको हम लोग वेरिएबल t की जगह पर डालेंगे, इसको हम लोग t की जगह पर डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा बाहर है तो इसको रहने दिया जाए। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू टी, स्मॉल टी के बदले हमको अपर लिमिट डालना है t/2, तो डाल दिए t/2। बीच में हमको हर बार क्या करना होता है, माइनस ही डालना होता है। तो माइनस और कॉस ओमेगा टी, तो टी के बदले हमको क्या डालना है, 0, तो कॉस ओमेगा और टी के बदले हम लोग 0 डालेंगे। तो ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पर हो गया कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे, कि जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर 1 साइकिल पूरा होने में अगर हम लोग देखें तो एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई, और टाइम कितना लग रहा है, t, नहीं। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। उम्मीद है आपको ये याद होगा, 11th में भी पढ़े थे हम लोग, कल क्लास में भी डिस्कस किए थे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ जो हमको वैल्यू लेना है, यहाँ पर हम लोग ओमेगा के बदले ले लेंगे 2 पाई बाई टी, और इधर है हमारे पास t/2, तो t से हमारा t कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हमारा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, cos पाई, और माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और इधर हमारे पास है cos पाई, नहीं, और cos पाई मतलब क्या, cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर मैं, जो मैथ के लोग होंगे उनको याद होगा, जो बायो वाले लोग होंगे उनको शायद नहीं याद हो। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। cos का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, 90 डिग्री का वैल्यू 0, और 180 डिग्री नीचे है तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो cos 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है कितना, -1 और -1। तो -1 मिलकर हो जाएगा -2, और -2 से माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं। तो हो जाएगा आई नॉट इंटू टी बाई 2 पाई और इंटू 2, नहीं, यहाँ से -1 मिलकर 2 हो गया था, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ 2 से 2 को हम डिवाइड करवा सकते हैं, और जो वैल्यू हमको मिलेगा वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है आई नॉट इंटू टी बाई पाई। ये किसका वैल्यू हमको मिला है, चार्ज का वैल्यू, नहीं। अब हम लोग ये जो चार्ज का वैल्यू देखे हैं, ये चार्ज का वैल्यू किसके लिए हम लोग पता किए, हाफ साइकिल के लिए, नहीं। तो अगर हम हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू पता करना चाहे कि हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू कितना होगा, तो करंट आई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, आप जानते हैं, Q/T, नहीं। तो हाफ साइकिल के लिए हम लोग टाइम कितना लिए थे, T/2। तो यहाँ जो हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पे टाइम हम लोग लेंगे T/2। तो एवरेज करंट के एवरेज वैल्यू को पता करने के लिए Q जो चार्ज है यहाँ पर, वो चार्ज डिवाइडेड बाई हाफ साइकिल के लिए जो टाइम है T/2। तो आई इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई T/2। और चार्ज का वैल्यू कितना है, चार्ज का जो वैल्यू है वो है हमारा ये आई नॉट इंटू टी बाई पाई। तो इस वैल्यू को हम लोग चाहे तो Q की जगह पर डाल सकते हैं, ये जो हमारा Q है इसकी जगह पर डाल सकते हैं। तो वही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ Q, इसमें हम लोग Q का वैल्यू डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसको हमको देखना है। Q का वैल्यू डाल दीजिए, तो आई इक्वल टू, थोड़ा एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक स्टेप। अगर Q के वैल्यू को हम डालें तो Q का वैल्यू हमारा कितना है, आई नॉट इंटू टी बाई पाई। तो इस Q के बदले हमको क्या डालना है, इस Q के बदले डालना है आई नॉट इंटू टी बाई पाई, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T/2।
तो ये 2 घूम के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई नॉट इंटू टी में, और ये जो हमारा टी है इससे पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी बात को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। ऊपर में हमारे पास क्या था, आई नॉट इंटू टी बाई पाई, इसको जस का तस छोड़ दिए, और नीचे था डिवाइडेड बाई टी बाई 2। तो ये 2 घूम के चला गया है ऊपर और टी आ गया है नीचे। नहीं, इतना कैलकुलेशन बेसिक तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टी को टी से कैंसिल करवा सकते हैं, तो टी से टी को हमने कैंसिल करवा दिया, और आई का जो वैल्यू बचा वो है 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। तो ये करंट का जो वैल्यू है जो हमको मिला है आई इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई। हम चाहे तो यहाँ पर भी वैल्यू को छोड़ सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता भी है कि करंट का जो एवरेज करंट है या मीन करंट है उसका वैल्यू कितना है, तो 2 आई नॉट बाई पाई। फिर कभी कभी आपसे इस तरह से न डाल के पाई का वैल्यू डाल के भी कैलकुलेशन कर देता है। तो पाई का वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालेंगे 3.14 और 2 को 3.14 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो करंट का जो एवरेज वैल्यू मिलता है वो है 0.636 आई नॉट, और जहाँ पर आई नॉट है करंट का मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, तो जो एवरेज वैल्यू है करंट का वो किसके बराबर होगा, 0.636 इंटू आई नॉट के, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं 2 आई नॉट बाई पाई। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, और ऑप्शन में कभी कभी ये भी मिल सकता है, कभी कभी ये भी मिल सकता है। तो आप इसको याद करेंगे ऑब्जेक्टिव के बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी, और ये आपके 5 मार्क्स का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।